वेलकम टू एमपीजी स्पीक्स। हम बात कर रहे थे ज़िमनी इलेक्शन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर। अवैस यूसुफजई साहब आपको गुफ्तगू में शरीक करते हैं। ये जो आर्गूमेंट है, एक तो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि अब ना फैज़ हमीद है, अब ना आला अदलिया में वो जज साहबान हैं जो पीटीआई को इलेक्शन जितवाया करते थे, इसलिए पीटीआई जो है वो हार रही है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लोगों का जो आर्गूमेंट है वो ये है कि जी चूँकि हुकूमत में है ये और सरकारी वसाइल इनके पास हैं, इन्होंने धांधली की है और ये जीत गए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए, ज़्यादातर ज़िमनी इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ हारी, तब ये आर्गूमेंट होता था कि जो हुकूमत में होता है वो चूँकि अनपॉपुलर होता है लिहाजा इसलिए हार है। अब तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, फिर भी हार रही है, तो उसको किस तरह से देखेंगे? देखिए और साहब, ये जो है ना तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन का रिज़ल्ट, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है हज़म नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो तो बढ़ी है पीटीआई की। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो सोशल मीडिया के हवाले से भी मतलब वो फुल नज़र आता है पीटीआई के सपोर्टर्स से, और जो यूथ है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इमरान खान के चाहने वाले और सपोर्टर्स मौजूद हैं। तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि जो एक बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें कितने लोगों ने रुख किया है पोलिंग स्टेशन का, ये एक बड़ा अहम इसमें सवाल है। क्योंकि अगर आपके लोग उस तरह मोटिवेट ना हों, अगर वो बदल हों, मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है, जिस तरह खान साहब अंदर हैं और बाहर आने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, तो मेरा ये ख्याल है कि लोग थोड़ा सा इसमें जो उनके सपोर्टर्स थे, हामी थे, या जो उनके वोटर्स थे, वो शायद उस तरह रुख नहीं कर सके उस तादाद में, और यूथ उस तरह नहीं निकली बाहर जो हमने देखा था। जो एक आम इंतखाबात जो जनरल इलेक्शन में था कि बल्ले का निशान भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उनके जो हिमायत याफ्ता पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार होते थे, लोगों ने वो उनका जो इंतखाबी निशान है वो याद किया होता था कि हमने इसको वोट देना है, चूँकि ये है तो आज़ाद, बल्ले का निशान नहीं है, लेकिन चूंकि ये इमरान खान का हामी है और पीटीआई का हिमायत याफ्ता है। तो ये एक फ़र्क हमें नज़र आया है ज़िमनी वो जोश जज्बा इस दफ़ा नज़र नहीं आया जो कौमी इंतखाबात के मौके पर था, जनरल इंतखाबात। और दूसरी बात ये कि ये एक बहुत बड़ा वजह ये भी एक है कि ज़िमनी इलेक्शन में वैसे भी जो होता है टर्न आउट वो थोड़ा कम होता है, और जब आगे आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आ रही हो और आपने एक ये ख्याल बना लिया हो कि हम वोट दें या ना दें, रिजल्ट तो वही आएगा जो कुछ लोग चाहते हैं या ताकतवर हल्के चाहते हैं, तो उसमें फिर लोगों को ये एक एहसास होता है कि हमारा वोट तो ज़ाया हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारे अवामिल हैं। और वो जो आपने बात की कि फैज़ हमीद नहीं है और शायद एक मरीम नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है, ये उनका बयान है, जाहिर सी बात है ये एक पॉलिटिकल उसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट दी है। अब इसको क्या कह सकते हैं, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि इस तरह के इल्ज़ामात दोनों साइड से लगते रहे हैं कि जो इंतखाबात हैं उनमें प्री पोल रिगिंग भी हुई और बाद में भी पोस्ट पोल रिगिंग भी। लेकिन इसमें आप ये देखें कि जो सबसे ज़्यादा इंतखाबात में धांधली का शोर मचा था वो 2013 के इंतखाबात थे, जिसके बाद धरना भी दिया था खान साहब ने डी चौक पे बहुत तवील अरसा, और उसके नतीजे में एक धांधली कमीशन भी बना था जिसने इंक्वायरी की थी, और उसने जो अपनी फाइंडिंग्स दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि मुनज़्ज़म धांधली के कोई सबूत नहीं मिले। तो ये बड़ा एक टेक्निकल सा उसका जो था फाइंडिंग्स वो आई थी सामने, जिससे साबित ये हो रहा था कि जो खान साहब बेज़ाब्तियां तो हुई, लेकिन हाँ एग्जैक्टली बेज़ाब्तियां जरूर हुई, लेकिन मुनज़्ज़म धांधली जिसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा था वो साबित नहीं हुआ था। टर्न आउट की वैसे कुछ लोग बात कर रहे हैं कि टर्न आउट बहुत कम रहा। मेरा ख्याल है इतना भी कम नहीं रहा, कुछ 13% से अप टू 50% जो है वो टर्नआउट रहा। और ये हरीपुर का हल्का जिसके हम बात कर रहे हैं वहाँ 42% रहा। ज़िमनी इलेक्शन में मेरा ख्याल है इतना टर्नआउट जो है वो मुनासिब होता है। मेरा ख्याल है तकरीबन अगर आप उसका डाटा देखें ज़िमनी इलेक्शन का, तो उसके मुताबिक टर्नआउट तकरीबन इतना ही होता है, क्योंकि ये जो जनरल इलेक्शन के मुकाबले में इसमें लोग कम जो है वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब अगेन वही बात है कि पीटीआई की जो पॉलिसीज़ हैं लोग उससे भी तो थोड़ा सा मुतनफ़िर हो रहे हैं, ये मैं अगर लफ्ज़ कहूँ, एहतजाज की सियासत है, थोड़ा सा मुल्क को चलने दें। देखें अगर खान साहब को गलत सज़ा हुई है तो उनको रिलीफ भी अदालतों से मिलना है और मिल भी रहा है। आप देखें साइफर केस में वो बरी हो गए, इद्दत वाला केस जो है वो इंतहाई एक शर्मनाक सा केस था और तमाम लोगों ने उसकी जो है मजम्मत भी की और अदालत से वो फौरन उड़ गया जिस तरह से वो बनाया गया था। तो अब 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसमें देखें बहुत सारी चीज़ें हैं
जो कि नज़र आ रही हैं कि आप बज़ाहिर बेशक कहें कि मैंने कोई फेवर नहीं ली, लेकिन वो जो मोटी मोटी केस के मेरिट्स हैं वो तो एक फैक्ट्स हैं ना जी। तो उसको तो आप नहीं झुठला सकते। सियासी इंतकाम लिया जा रहा हो, मुकदमात की वजूहात कुछ और हों, लेकिन कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिसमें कुछ सब्सटेंस भी है, नज़र आती है। अच्छा ये बताएं साकिब बशीर साहब के ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, असल सवाल ये है कि उसके बाद का मंजरनामा क्या होगा, क्योंकि अब अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से अलग भी हो जाती है तो भी हुकूमती इत्तेहाद के पास जो सादा अक्सरियत है वो मौजूद है जी। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर में फ्रेंडली अपोजिशन आ गई कि नून लीग हुकूमत से अलग हो गई, अपोजिशन में बैठ गई और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बना ली, क्या उस तरह की कुछ चीज़ हो सकती है कि पीपल्स पार्टी कोई जिस तरह सुनने में आ रहा है 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त, तो उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी उसका बहाना बनाते हुए, जवाब बनाते हुए अपोजिशन में बैठ जाए ताकि आने वाले इलेक्शन में उसका इमेज भी कुछ बेहतर हो जाए और अपोजिशन लीडर भी अपना आ जाए, हुकूमत भी अपनी हो, अपोजिशन भी अपनी हो। उसमें एक जो मेरे ख्याल में जो कानूनी सुकम कहें या जो उनका नंबर गेम है उसमें मसला हो सकता है, क्योंकि नंबर गेम उनको चाहिए होगी 2/3 जी। तो 169 वो तो 28वीं तरमीम के लिए चाहिए ना, 28वीं तरमीम के लिए तो सादा 28वीं तरमीम के लिए कि आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम के हक में वोट दे जी और उसके बाद अपोजिशन में चली जाए। कह सकते हैं ना हमारे साथ धोखा हुआ है, पहले दिखाया नहीं था, मुसवदा था कुछ और, पास कुछ और हो गया जब आपने। अच्छा ये 28वीं के लिए कहेंगे? हाँ वैसे तो 27वीं में भी यही हुआ है 2 दिन पहले ज़ियाउल हक साहब हमारे प्रोग्राम में थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप तमाम मीटिंग्स में रहे हैं, मुझे एक एनालिसिस दे दें। मैंने ट्वीट भी किया था कि कितने फ़ीसद पार्लियामेंटेरियंस को 27वीं आईनी तरमीम के फैक्ट्स का पता था। उन्होंने कहा कौन से फैक्ट्स? वो तो बात ही बिलावल की ट्वीट से शुरू हुई 3 दिन पहले, मैं यही कह रहा था 3 दिन बाद सेनेट में आई, तो सेनेट में आया, मुसवदा सामने आया और उन्होंने कहा इस वक्त मैं कह सकता हूं कि इस वक्त भी अक्सरियती पार्लियामेंट को नहीं पता होगा कि यार इनके एक्चुअली क्या जो उसमें चीजें हुई हैं। मैं ये कह रहा था कि बिलावल को एटलीस्ट आप ये क्रेडिट दें कि वो ट्वीट करके उन्होंने पर्चा आउट कर दिया। नहीं ये तो थोड़ा बहुत जो पता चला है शायद वो भी ना पता चला। बल्कि मुस्लिम लीग नून जो है कदरे रंजीदा थी, वो थोड़ी सी उनका शिकवा था कि आउट कर दिया, कि हमने तो आपको बताया था और आपने जनाब पूरे जान को बता दिया, आपने हमें बताए बगैर ही कि मैं ट्वीट करने लगा हूँ। तो वो तो पॉजिटिव साइड थी, लेकिन जो सिनेरियो आप बता रहे हैं मेरे ज़हन में एक उल्टा जो एक सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो 2010 से या ऑनवर्ड जो है वो चल रही है। 18वीं तरमीम का बहुत क्रेडिट लेते हैं। अब की बार जो वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम जो वापस नहीं करवा सकता, तो इसका मतलब ये है कि इस दफ़ा भी बड़ी हार्ड टाक हुई उनकी विद इन जो पार्टी मीटिंग हुई। ठीक है, पीपल्स पार्टी की मज़ाहमत की वजह से ही वो नहीं हो सकी जो चीज़ें अभी 28वीं तरमीम में करना चाह रहे हैं। लेकिन अब हल्के ये कह रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ये बात हो रही है, बल्कि MKM के लोग ये कह रहे हैं कि अब उनके लिए एक नया फार्मूला भी आ सकता है पीपल्स पार्टी को करने के लिए, और बाज़ जो लोग ये कह रहे हैं कि मज़ाहमत नहीं मानी जाएगी। तो मुझे लगता है कि पहले भी पीपल्स पार्टी ने एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि गिव एंड टेक तो किया है उन्होंने। सदर मुमलिकत का इस्तिस्ना उन्होंने लिया है, ठीक है, फॉर लाइफ, और उसमें जो जरदारी साहब पे केसेस थे, अब वो केसेस गलत हो सकते हैं, लेकिन 4 अरब के करीब वो रेफरेंसेस में केसेस थे फेक अकाउंट्स के, तो अब वो बाहर आते तो केसेस शुरू हो जाते। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, तो उस वक्त भी मेरा ये ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी को कोई ऐसी सिचुएशन में लेकर जाएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बन जाएं और 18वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज़ कर ले, तो फिर कुछ भी हो सकता है। मेरे ज़हन में तो वैसे ये आ रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी की सियासत तो फिर खत्म हो जाएगी अगर पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज कर ले। मेरा ख्याल है कि जब ये PDM बनी थी, PDM बनने के बाद जो रियासती सतह पर जो डिसीजंस लिए गए, आपको याद होगा 25-25 रुपए ये पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही थी, यकदम 1 मंथ 2 मंथ में वो तकरीबन 70-80 रुपया जब बढ़ गई, फिर डॉलर की कीमत कहाँ पे चली गई, हर चीज़ हिल गई थी, पूरा सिस्टम हिल गया था। और उस वक्त इलेक्शन भी करीब थे, 2-4-6 महीने बाद या साल बाद इलेक्शंस थे, तो उस वक्त अगर वो वक्त उन्होंने निकाल लिया है ना, तो वो अब बात कर रहे थे ना कि 2018 का इलेक्शन PTI को दिया गया, अगर सादा अंदाज में कहें 2024 में मुस्लिम लीग नून को दिया गया, तो 2030 का या 29 का क्या किसी को नहीं दिया जा सकता। मतलब सवाल ये है कि अगर PDM का एक मुख्तसर दौरानिया का इतने बड़े डिसीजंस लेकर
उन्होंने निकाल लिया, सही। तो अब तो एक लंबा सिलसिला चलना है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी को शायद ग्राउंड पे गेन करने की ज़रूरत ही नहीं। अब 2 पंजाब से उन्होंने सीटें ली हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो उन्होंने अपनी उस पर बुनियाद पे ली हैं? अगर एडजस्टमेंट ना होती तो सीटें तो नहीं ले सकती थी। पंजाब में पीपल्स पार्टी 2013 जब 13 तक वो रहे, 13 के बाद वो नहीं आ सके। 8 में भी वो बीबी की शहादत की वजह से उनको मिल गई, और कोई ऐसी चीज नहीं है पंजाब में उनके पास भेजने के लिए फिलहाल, जब तक कि पीटीआई का वजूद रहे। और पीटीआई का वजूद खान साहब के साथ है। अगर तो कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि पीटीआई का वजूद आगे पीछे होता है, तो फिर पीपल्स पार्टी स्पेस लेनी है, और कौन सी जमात है। सही। अब ऐसा अदालती मामला पे भी बात करते हैं, पहले इस पे आप अपनी राय दे दें। मेरी जो राय है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली ज़रा आप देखें, या ये हाइब्रिड रिजीम कह लें, जो भी कह लें। 26वीं आईनी तरमीम जब आ रही थी तो उसमें था कि वफाकी आईनी अदालत बनेगी, और भी चीज़ें थी। अच्छा, उस वक़्त मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत चाहिए थी, तो कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है आप कहते हैं तो ये हम निकाल देते हैं। जो चीज़ें निकाली गई वो 27वीं तरमीम में आ गई, और उस वक़्त मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत उन्हें दरकार भी नहीं थी, पूछा भी नहीं गया। अच्छा, अब ये 27वीं आईनी तरमीम है, इसमें कुछ चीज़ें थी जिस पे पीपल्स पार्टी ने मज़ाहमत की, वो निकाल दी गई। मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है 28वीं आईनी तरमीम जो है उसके लिए कोई और रास्ता निकाल लें, पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर भी वो कोई कर लें। देखिए, इसमें तो गौरी साहब जो ये वफाकी आईनी अदालत बनी है वो 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनी है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में कंसेंसस नहीं हुआ था, तो आईनी बेंच बन गया था। बिल्कुल। अच्छा, ये जो वफाकी आईनी अदालत बनी है, इसका क्रेडिट लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और वो ये कहते हैं कि ये तो हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कि ये इस तरह की अदालत होनी चाहिए। अब देखिए, जो आइन में तरमीम है वो है तो पार्लियामेंट का ही इख्तियार। अब इसे हम ये तो डिस्कस कर सकते हैं ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब कोई ये नहीं कह सकता ना इसको कि ये आपने वफाकी आईनी अदालत बनाई है तो गलत बनाई है, क्योंकि है तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट की आईनी तरमीम के नतीजे में बनी है। 239 का सबसेक्शन गालिबन 6 है जो कहता है कि टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट की पावर्स है मजलिस शुरा की, वो अनलिमिटेड है। अब आप एक चीज़ इसको समझें, वो ये है कि जो ये तमाम तरमीम आई हैं, जो जुडिशरी में जो इस्लाहात हुई, इसे इस्लाहात ही कह लें या जो भी, अब उसकी एक वजह और बैकग्राउंड भी है। जिस तरह के अदालतों से फैसले आना शुरू हो गए थे और एक जजेस का माइंड डिस्क्लोज हो गया था, तो वो मेरा ख्याल है एक बुनियादी वजह बनी इन तमाम चीज़ों की। हालांकि अब जो जजेस हैं वो तो यही कहते हैं कि हमने जो भी फैसले दिए हैं वो मुकम्मल इंसाफ करते हुए दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो नहीं भी पसंद आए, और जो हुक्मरान जमात है या उनके इत्तेहादी हैं वो भी ये कहते हैं कि ये जो फैसले आए हैं ये दुरुस्त नहीं थे, या इनमें सुकम है, या इनमें लूप होल्स हैं। अब मसला ये है कि वो जो भी लूप होल्स थे, सुप्रीम कोर्ट के बाद तो ऊपर कोई अदालत है ही नहीं कि जो इसको दुरुस्त करे, सिवाय इसके कि आप नज़रसानी दरख्वास्त डालें और वो भी रिजेक्ट हो जाए। तो ये वफाकी आईनी अदालत एक कह लें कि एक ऐसा बंदोबस्त किया गया है कि एक अलहदा अदालत बन गई है, तमाम जो जजों का बंदोबस्त हो गया है, तो एक बंदोबस्त ही है ना, इसको यही कहेंगे कि वो एक उन्होंने उसका तरीका ढूंढ निकाला है कि जो जिस तरह के फैसले आ रहे थे उसको रोका जाए, और अब कोशिश ये होगी उनकी कि इनके ज़रिए जो कानून के मुताबिक बाय बुक जाते हुए फैसले हों, सिर्फ वो आए जो मुकम्मल इंसाफ वाला एक था ना वो जो है इसमें ना हो। तो हम यही देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे आज जैसे वो जजेस की दरख्वास्त थी वो अदम पैरवी पे खारिज हो गई, उन्होंने उस पर अपील की हुई थी और उनका ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट ही सुने, आईनी अदालत में ट्रांसफ़र ना की जाए उनकी अपील, लेकिन वो खारिज हो गई क्योंकि केस कॉल हुआ, कोई पेश नहीं हुआ। तो अब ये इस तरह का इंसाफ फौरी होता रहेगा। सही, चलें इस पे हम अगले सेगमेंट में बात करते हैं, जो अदम पैरवी उनकी पिटिशंस खारिज हुई हैं। लेकिन ये जो आपने मुकम्मल इंसाफ की बात की ना, तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि खरा सच, तलख सच, पूरा सच, फलाना सच, ढिमकान, मेरा ख्याल है कि सिर्फ सच होना चाहिए। इसी तरह ये जो इख्तरा थी ना मुकम्मल इंसाफ की, जजों का काम सिर्फ इंसाफ करना है, बल्कि इंसाफ की जो टर्म है वो भी मेरे ख्याल में हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो थोड़ी एग्जेजरेशन है। जजों का काम जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करना है, अपने ज़मीर, अपनी ख्वाहिशात या मुकम्मल इंसाफ के लिए फ़ैसले करना नहीं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वफाकी आईनी अदालत के हवाले से बात करेंगे, जहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल आज हुई और कुछ जजों ने जजों का बाइकाट कर दिया। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।